give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist, I was a cynical child. The innocence of evan ignorance, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm तो चलो भाई जानते हैं सबसे पहले ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है। मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूं, पहले से हाईलाइट भी कर दिया है मैंने आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड्स हैं। और इस बार बिजनेस एनवायरनमेंट या कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं काम करने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर आपका कॉम्पिटेंसी फोकस आने जा रहा है। 2024 से ये पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और आपको तैयारी भी कुछ उसी हिसाब से ही करनी है। चलो भाई समझते हैं। अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। मैंने बताया था ना, मैंने एक बेकरी का बिजनेस खोला है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाओ और पिछला वीडियो देख लो, तब आप ये वीडियो देखना, ठीक है। अभी यहां पर क्या कर रहा है? ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट जिनका आता है, वो सारे के सारे फोर्सेस आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है बाबू इंटरनल फैक्टर्स जो कि बिजनेस के अंदर लाई करता है विद इन अ बिजनेस फर्म, ठीक है ना। और दूसरे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो गए? वो फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर लाई करते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़ते हैं तो जाके हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट खत्म होगा। आओ जरा देखा जाए कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इंटरनल फैक्टर है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हो, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, वहां का जो फाउंडर है वो क्या सोचता है, उसकी वैल्यूज कैसी हैं, उसके बिलीफ कैसे हैं और उसका एटीट्यूड क्या है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये तीन कीवर्ड्स हैं, वैल्यूज, बिलीफ एंड एटीट्यूड्स ऑफ द फाउंडर एंड टॉप मैनेजमेंट। जैसे कि टाटा एक बहुत ही ज्यादा फिलॉन्थ्रोपिकल कंपनी है, बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टाटा के अंदर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आदमी का, जब वो देखते हैं किसी को भी अपने यहाँ नौकरी पर रखना है। सिमिलरली अगर गूगल की बात करें तो वहां पर क्रिएटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैटर नहीं करता कि आप क्या पहन के आते हो, क्या खा रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो, व्हाट मैटर्स इज द क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो आपका विजन क्या है, आपका वैल्यू, बिलीफ और एटीट्यूड क्या है, इसके ऊपर कॉर्पोरेट कल्चर डिपेंडेंट है और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और बिजनेस के अंदर लाई करता है। सबको समझ में आ रहा है? दूसरा है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, वो किस चीज के लिए काम कर रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या हासिल करना चाहता है, ठीक है ना। तो इसमें अंदर क्या तीन चीजें आती हैं, बिजनेस फिलॉसफी क्या है, पर्पस ऑफ कंपनी क्या है, प्रायोरिटीज एंड स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। अब लेट्स से मान लेते हैं अगर हम रिलायंस की बात करें तो उनकी बिजनेस फिलॉसफी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करनी है, ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना है। पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। उनकी प्रायोरिटीज क्या है? उनकी प्रायोरिटीज हो सकता है कि एक्सटेंसिव सेल्स हो, बहुत सारे बिजनेस को एक्वायर करना हो। उनकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होता है क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना। इसलिए माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अगला है बेटा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस स्ट्रक्चर, किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या क्या है, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन क्या है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, क्या उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कितना प्रोफेशनल तरीके से आपका काम हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी क्या है, मतलब डायरेक्टर है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, मतलब पूरा कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी आपकी वर्किंग को सीधा सीधा इंपैक्ट करते हैं क्योंकि ये बिजनेस के अंदर है, इसलिए इसको इंटरनल फैक्टर के अंदर रखा गया है। देन द नेक्स्ट इज पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या सारी पावर्स सेंट्रलाइज हैं या पावर्स को डिसेंट्रलाइज भी किया गया हुआ है। देन एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर टॉप मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। किस हद तक शेयर होल्डर्स, किस हद तक इन्वेस्टर्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हिम्मत दे रहे हैं, कितना साथ में साथ खड़े हुए हैं
कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि टॉप मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके। इनके बीच का भी रिलेशनशिप पावर स्ट्रक्चर के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है बेटा जी। फिर अगला क्या है, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। ये भी इंटरनल फैक्टर है। कंपनी की कैसी इमेज है, लोग आपकी कंपनी को कैसे परसीव करते हैं। ब्रांड इमेज लीड्स टू तीन चीजें। अगर किसी भी ब्रांड की अच्छी इमेज है, जैसे टाटा की बात करें, बहुत बढ़िया कंपनी मानते हैं लोग, तो उसके फायदे क्या है, आपको लोन इजीली मिल जाएगा, इजी फाइनेंस मिल जाएंगे, फॉर्मिंग अलायंस, आप किसी के साथ मर्जर करना चाहो, किसी के साथ एक्विजिशन करना चाहो, अलायंस बनाने में आसानी हो जाती है। एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, क्योंकि आप इतने बड़े ब्रांड से आ रहे हैं, आपकी गुडविल बहुत बढ़िया है, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर। अगला क्या है, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स। अब आपके लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। उनकी कॉम्पिटेंस कैसी है, स्किल्स कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, मोरल कैसा है, चीटर्स तो नहीं है, एम्पैथेटिक है कि नहीं है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं इन द सक्सेस ऑफ फर्म। अगर आपके अंदर बहुत ही हाईली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हैं, हाई इन मोरल है और हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को स्वर्ग बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, वो दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। खैर, यहां तक बात समझ में आई। ये तो थे सारे बेटा इंटरनल फैक्टर्स। अब आते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर होते हैं, लेकिन बिजनेस की वर्किंग को भाई साहब बिल्कुल इंपैक्ट करते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पहला फैक्टर है कस्टमर्स। कस्टमर्स का मतलब क्या है भाई, अगर एक कंपनी को सक्सेसफुल होना है, तो वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके पास बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स हो। मतलब क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट कस्टमर्स। मतलब हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं और हमारे कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, इन दोनों को पूरा करने के लिए अगर ये दोनों पूरा कर लेते हैं, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। मतलब मेरे कस्टमर्स को किस प्रोडक्ट की जरूरत है और मेरा कस्टमर इस प्रोडक्ट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर हम दोनों चीजें कस्टमर को प्रोवाइड कर दें, तो कस्टमर आपका हो गया भाई साहब। अगला है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या, दो तरह के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है, एक होता है बेटा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का मतलब क्या, मान लो ये सैमसंग का फोन है, सैमसंग का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया लेट्स से आईफोन्स एक्सक्यूज मी, आईफोन उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया, तो दोनों लोग आपस में डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं। एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी होता है, जैसे मूवीज का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर क्या हो गया, आईपीएल। मूवीज का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया एम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स। अब लोगों को मजे करने के लिए पिक्चर देखने जाना था, अब वो पिक्चर ना देखने के बजाय कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, आईपीएल देखने जा रहे हैं। तो बात समझ में आ रहा है आपका, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो सेम प्रोडक्ट में डील करते हो, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो सेम इमोशंस में डील करते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। अगला क्या है, सप्लायर्स। सप्लायर तो आज की डेट पे सबसे क्रूशियल आदमी है भैया। आपका प्रोडक्ट बनता है, वो बनता कैसे है, जब सप्लायर आपको कोई कमोडिटी सप्लाई कर रहा हो। अभी एक बात समझना, जब हम आते हैं बात सप्लायर के लिए, तो रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है उसका बहुत ख्याल रखना है। और आपका सप्लायर हो सकता है मल्टीपल प्रोड्यूसर्स को सामान सप्लाई करता हो, तो आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स भी होना चाहिए। एक सप्लायर के ऊपर निर्भर आपको नहीं होना है। सप्लायर्स के यहां जब आप बात करते हैं, तो हु सप्लाई रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू द कंपनी, अ फर्म शुड हैव मल्टीपल सप्लायर्स। अगर एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हुए और कल को उसने माल देना तुमको बंद कर दिया, तो तुम्हारा धंधा चौपट है भाई साहब। अगला क्या है, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, जिसको मिडिलमैन बोलते हैं हम लोग, ब्रोकर्स, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक पिन का काम करते हैं बिटवीन कंपनी, बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड बिटवीन कस्टमर्स। तो मिडिलमैन का भी बहुत तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि होलसेलर हो गया या रिटेलर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही सीधा पॉइंट है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर में जो आती है, वो है फाइनेंशियरीज। फाइनेंशियरीज का मतलब कौन, शेयर होल्डर्स, जहां से आपने, मतलब फाइनेंशियल मतलब जहां से पैसा आया आपके बिजनेस के अंदर। शेयर होल्डर हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए। इनको प्रॉपर्ली डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनका ख्याल भी आपको रखना है। बिकॉज एक बार भी अगर आपका पेमेंट डिफॉल्ट हुआ, तो आगे ये आपको लोन या आपको किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगला है पब्लिक, आम जनता। पब्लिक के अंदर क्या क्या आता है, पब्लिक के अंदर आता है मीडिया, इन्वायरमेंटलिस्ट, एनजीओज और लोकल कम्युनिटी।
अब ये ना क्या होता, दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इसमें ही देखो, तुमको नानी माँ की एक और कहानी याद आती है और वो सुनाते हैं तुमको। भाई आपने कुछ साल पहले सुना होगा, मैगी के साथ केस हो गया था। मैगी को यूपी में पता शायद कुछ ग्रेफाइट या लेड या ऐसा कुछ होता है, मैं साइंस का नहीं हूं, तो कुछ मेटल, हार्ड मेटल पाया गया मैगी के अंदर, विच वॉज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मैगी को अपना पूरा प्रोडक्ट इंडिया से हटाना पड़ गया था, विड्रॉ करना पड़ गया था। ऐसा कैसे हुआ? एक एनजीओ था यहाँ लखनऊ के पास, बाराबंकी ने, उसने ये चीज रिपोर्ट किया था जब उनका फूड टेस्टिंग किया। तो अभी कहना क्या चाहते हैं, पब्लिक आपके लिए पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट कर सकती है और आपके लिए नेगेटिव इमेज भी क्रिएट कर सकती है। तो पब्लिक का भी ध्यान देना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जनता के लिए अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए सेफ होना चाहिए।